इकाई 12 विधि एवं प्रशासन की भाषा तथा पारिभाषिक शब्दार्थ। प्रश्न नंबर 1 हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में काफ़ी बहस के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को सरकारी कागजात की भाषा भी स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उस समय अंग्रेज़ी के स्थान पर पूरी तरह से हिंदी का प्रयोग संभव नहीं था। अंग्रेज़ों के काल में प्रशासन की किताबें और कागजात अंग्रेज़ी भाषा में थे, सारा कामकाज भी अंग्रेज़ी भाषा में था, इसलिए अगले 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी भाषा को राजभाषा के रूप में जारी रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय कामकाज में प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के शुरुआती 15 वर्षों तक संघ के शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, परंतु राष्ट्रपति को अधिकार है कि ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी को भी प्रयोग किए जाने की स्वीकृति दे सकेंगे। प्रश्न नंबर 2 प्रादेशिक भाषाओं के लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल कानून के द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय कामकाजों के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में जो कर्नाटक की सीमा से लगते हैं, वहाँ कन्नड़ भाषा को शासकीय कामकाज के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 3 राजभाषा आयोग की सिफारिशें क्या थीं? उत्तर संविधान के अनुच्छेद 344(1) के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ने सन 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार थीं। पहला, हिंदी भाषा में संवैधानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक आयोग की स्थापना करनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय नियम, पुस्तकों और साहित्य का अनुवाद अपने हाथ में ले। नंबर 3, एक मानक विधि शब्दकोश तैयार करने और हिंदी में विधि के पुनः अधिनियम के लिए एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाए। नंबर 4, सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। प्रश्न नंबर 4 राजभाषा अधिनियम 1967 क्या है? राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सन 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया, लेकिन इससे गैर हिंदी भाषी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1967 में इस अधिनियम में संशोधन कराया। तब से अब तक ये इसी रूप में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार 1965 के बाद केवल हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी। अंग्रेज़ी का प्रयोग करने की छूट तब होगी जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले सभी राज्यों के विधानमंडल अंग्रेज़ी के प्रयोग को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प पारित न कर दें। प्रश्न नंबर 5 किन सरकारी कामकाजों में हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है? उत्तर नंबर 1 संसद के दोनों सदनों में रखी रिपोर्ट और सभी कागजात। नंबर 2 सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं। नंबर 3 केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के पत्र व्यवहार। नंबर 4 रजिस्टरों के शीर्षक। नंबर 5 फाइल कवरों के शीर्षक। नंबर 6 पत्र शीर्षक। नंबर 7 स्टाफ कारों और छोटे कार्यालयों के नाम। नंबर 8 रबड़ की मोहरें, मुद्राएं। नंबर 9 कार्यालय के नामपट्ट। नंबर 10 सरकारी समारोह के निमंत्रण पत्र। प्रश्न नंबर 6 राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को कहा जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो पूरे देश में प्रयोग हो या देश के अधिकतर भागों में आमतौर पर प्रयोग में लाई जाए, जिसे ज़्यादातर लोग समझते हों, जिसका शब्द भंडार बहुत बड़ा हो। राष्ट्रभाषा समझने और सीखने में आसान होती है और ये देसी और विदेशी शब्दों को आसानी से ग्रहण कर लेती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और सरल हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया गया। प्रश्न नंबर 7 संपर्क भाषा किसे कहते हैं? किसी बहुभाषी देश जहाँ कई भाषाएं बोली जाती हों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच एक ऐसी भाषा होती है जिसे सभी बोलते और समझते हैं।
इस भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। ये भाषा वहाँ रहने वाले लोगों के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। संपर्क भाषा का प्रयोग केवल कहने सुनने तक सीमित नहीं है, जीवन के विविध क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। संपर्क भाषा का विकास उसे बोलने वाले लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद ही कर लेते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत भारत की संपर्क भाषा थी। मध्य युग में हिंदी भारत की संपर्क भाषा बनी। मुगल काल में भी हिंदी ही भारत की संपर्क भाषा रही। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। पहला, अधिसूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकार द्वारा छापी गई कोई आधिकारिक सूचना। नंबर 2, अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश। ये आदेश किसी विशेष स्थिति में कुछ समय के लिए लागू किया जाता है और स्थिति के समाप्त हो जाने पर आदेश वापस ले लिया जाता है। नंबर 3, निविदा, रकम या पैसा लेकर ज़रूरी वस्तुएं पहुंचा देने का लिखित वादा। नंबर 4, मसौदा, कुछ निश्चित शर्तों पर 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच समझौता। नंबर 5, अनुज्ञप्ति, किसी वस्तु को बेचने या खरीदने की अनुमति देना जो उचित शुल्क देने पर प्राप्त की गई हो। इकाई नंबर 13, वाणिज्य की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द। प्रश्न नंबर 1, वाणिज्य यानी व्यापार के क्षेत्र में भाषा के प्रयोग के बारे में बताइए। उत्तर, वाणिज्य में वितरण बहुत अहम भूमिका निभाता है या अदा करता है। वितरण यानी उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाना। वितरण में बैंकिंग, परिवहन, बीमा आदि सेवाएं शामिल हैं। यदि ये सेवाएं ना हो तो तैयार माल का बिक पाना नामुमकिन है। ऐसे में उत्पादन का कोई महत्व नहीं है। वाणिज्य की इन सेवाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे वाणिज्यिक हिंदी या व्यापारिक हिंदी कहते हैं। वाणिज्य की सहायक सेवाओं में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी भाषा इस प्रकार है। नंबर 1, बैंकों में प्रयुक्त हिंदी। एक समय था जब बैंकों में सभी कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था। उस समय बैंकों का क्षेत्र और उद्देश्य एक ही थे। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का कार्य बढ़ गया। बैंकों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। बैंकों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी साहित्यिक हिंदी से अलग होती है। बैंकों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी की अपनी शब्दावली होती है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द इस प्रकार हैं: पेशगी, चुकौती पत्र, नकदी, राशि, रकम, देयता, वित्तीय, अनुबंध, ऋण, आदेश, विपत्र, प्रलेख आदि। बैंक व्यावसायिक लेन देन से जुड़े होते हैं, इसलिए बैंकों में व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी। वाणिज्य के क्षेत्र में बीमा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीमा वे व्यवस्था है जिसमें एक व्यापारी हर महीने एक छोटी सी किस्त देकर व्यापार को जोखिम से बचा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ गया है। दूसरी बीमा कंपनियां भी व्यापारियों और जनता के साथ संपर्क में हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। हिंदी के प्रयोग से बीमा क्षेत्र को बहुत लाभ मिला है। ग्राहकों को पत्र हिंदी में लिखे जाते हैं। बीमा के विज्ञापन भी हिंदी में ही होते हैं। बीमा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। बीमा क्षेत्र में हिंदी भाषा की तकनीकी शब्दावली के कुछ शब्द इस प्रकार हैं: जोखिम, क्षति, बीमा पत्र, बीमाधारी, उत्तरदायित्व, अग्नि बीमा, संपत्ति, रोकड़, हानि, बीमाकृत, गोदाम। नंबर 3, विपणन में प्रयुक्त हिंदी। विपणन यानी मार्केटिंग वाणिज्य का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की जानकारी दुकानदारों और ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है। आज के समय में ई मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का चलन बढ़ गया है। जनसंचार के माध्यम जैसे टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र, रेडियो आदि के द्वारा विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। इनमें सरल हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इसके अलावा पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से भी विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें सरल लेकिन ध्यान को आकर्षित करने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी। जनसंचार के माध्यमों में पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग काफ़ी विकसित हुआ है। ज़्यादातर पत्रिकाएं नियमित रूप से बाज़ार से जुड़ी जानकारियां देती हैं। बाज़ार संबंधित समाचारों में हिंदी में प्रयोग किए जाने वाली तकनीकी शब्दों का संबंध बाज़ार की स्थिति, मूल्यों की स्थिति, बाज़ार की प्रवृत्ति, बाज़ार के भविष्य आदि से रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाज़ार समाचार की भाषा शैली तकनीकी होती है और बाज़ार समाचार लेखन एक कला है।
जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी की तकनीकी शब्दावली के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार, मूल्य वृद्धि, भुगतान, सौदा, मांग, आपूर्ति, मंदा मूल्य, अवधि, कुल व्यापार। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस विषय को कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी की 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उन 3 वीडियोज़ को भी देख सकते हैं।